कि आपने हमेशा सपने अपनी औकात से बाहर देखे हैं, राइट? और शायद तभी आपको चीज़ें मिली भी हैं। आपको वो अपनी पहली मेमोरी याद है कि पहला सपना कौन सा आपने अपनी ऐसे बाहर सोचा था? बहुत सारे शुरू से ही। मैं स्कूल में भी बहुत डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया करता था। तो तकरीबन 20-25 लोग उसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन मेरे को यही लगता था कि शायद मैं परफेक्ट हूँ और मैं इनसे बेहतर हूँ और मैं इसको जीत जाऊँ। तो मैं जीत जाता था। तो मेरे को ऐसा सच याद नहीं, लेकिन शुरू से ही खिताब बहुत जीते मैंने। तो वो सारे खिताब अपनी औकात से बाहर ही सोचे थे और जीतता गया और आज तक जीत रहा हूँ। कोई ऐसा अधूरा सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? अधूरे सपने तो बहुत सारे हैं ऐसे। अभी फ़िलहाल अभी तो फोकस यही है कि अपने गाड़ी ट्रैक पे आई है थोड़ी सी, और अपने मेरे फैंस थोड़े खुश हुए हैं मुझसे, तो उनको बहुत सारा खुश करना है। जैसे पहले पागल कर दिया था अपने लिए, वापस ऐसे पागल सा करना है। और जो लोग नहीं हैं मेरे फैंस, आज जो नई जनरेशन आई है, जो एक जनरेशन गैप है, उनको भी अपने लिए उस तरह पागल करना है जिस तरह किसी दौर में एक काफ़ी सारी आवाम को किया था। पर एक चीज़ बोलूं, बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं अपनी पीआर पे लगाने के लिए, सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। आप जब थे, आप तब भी रेलेवेंट थे, आप जब नहीं थे तब भी रेलेवेंट थे, और आप अभी भी रेलेवेंट हो। सो व्हाट इज द सीक्रेट टू यू बीइंग ओमनी प्रेजेंट? पता नहीं, तो लोगों का प्यार है। बाकी मेरी कोशिश ऐसी रही है कि जो मैंने काम किया है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक किया है, अपने समय से आगे का काम किया है, तो शायद वो इतना ज़िंदा रहा कि आज मुझे ज़िंदा रख पा रहा है। yeah. अगर आपको अपनी लाइफ डिस्क्राइब करनी होती एक शब्द में, कि जब से आप पैदा हुए हो तब से अब तक, तो वो एक शब्द कौन सा होता? सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल। ऐसा क्यों? क्यों, हुआ बहुत कुछ है मेरे साथ जो सुपरनैचुरल है। और सुपरनैचुरल पावर्स ने मुझे कहाँ से कहाँ लेके गए, फिर ख़राब हुई, फिर सुपरनैचुरल पावर्स आई, फिर वापस सब कुछ ठीक करने लग गई। तो मुझे लगता है सुपरनैचुरल इज़ द परफेक्ट वर्ड फॉर माई लाइफ। इट्स बीन रियली वेरी सुपरनैचुरल। आई थिंक योर ऑडियंस विल अग्री। लोग वैसे आपसे बहुत ज़्यादा पूछते होंगे शाहरुख खान के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में, बट हमें आपसे पूछना है AR रहमान के बारे में, क्योंकि एक अलग फैसिनेशन है आपकी उनके टुवर्ड्स। वो तो उस्ताद है मेरे एक तरफा, मतलब मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। उन्होंने मुझे चेला माना नहीं माना कभी, शायद कभी मानेंगे, डेफिनेटली मान लेंगे एक दिन। तो वो कहानी ये है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे गुरुजी मेरे घर पे एक कैसेट लेकर आते हैं। एक पंजाबी फैमिली में एक कैसेट आती है, और मैं कोई पंजाबी गाना सुन रहा हूँ या मैं आर.डी. बर्मन सुन रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि बेटा आर.डी. बहुत सुन लिया, अब ये सुनो। तो एक तामिल कैसेट मुझे सुनाई जाती है और वो म्यूज़िक मुझे सुनाया जाता है जो मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि गुरुजी ये क्या है? वो कहते हैं ये आदमी पूरी दुनिया को हिला देगा अपने म्यूज़िक से, आज के बाद तुम सिर्फ इसे सुनोगे। तो मैंने वो 1 साल तकरीबन, वो हिंदी में एल्बम आई रोजा, बाद में, पहले रोजा तमिल में आई, वो 1 साल मैंने तमिल में सुनी और काफ़ी उनको माना। और आज मुझे लगता है कि मैं जितना भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, वो भी सिर्फ रहमान सर की वजह से। अलग अलग वोकलिस्ट को गवाना चाहता था अपने म्यूज़िक से, और सिंगर तो मैं बाई चांस एक्सीडेंटली बन गया। और वही आगे मेरा मेन फोकस है कि मैं अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन को रिफ़ाइन करूं, और इतना रिफ़ाइन करूं कि एक दिन कुछ ऐसा गाना बने कि मैं रहमान सर के पास लेके जाऊं और कहूं कि ये आप गाओ, और वो गाएं। बट आप दोनों की पर्सनालिटीज इतनी अलग हैं, बहुत अनबिलीवेबल लगता है कि आप उनको ऐसे वो करते हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनालिटी उनसे बहुत अलग है। अभी क्या हुआ कि हमने इंडिया टूर किया। मैं रहमान सर से 3 दफ़ा मिल चुका हूँ। तो हमने इंडिया टूर किया, तो हम लोगों ने पूरा नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक उसमें था। 16 सिटीज़ थी, नेपाल भी था उसमें। तो हर सिटी में 35,000, 30,000, 25,000 लोगों का जैम पैक था। और चेन्नई में सिर्फ 7,500 लोग। तो मैं बहुत परेशान, और रोहित भाई जो मेरे मैनेजर हैं, तो मेरा मूड बड़ा ऑफ सा। मैं स्टेज पे पहले गाने के बाद ही जब देखा क्राउड आधे से भी कम भरा हुआ है, तो मैं पीछे आया, मैं कहा भाई ये क्या है, अगर चेन्नई ऐसा रिस्पांस था तो डाला ही क्यों था? वो कहते हैं आप परफॉर्म करो, आपके लिए सरप्राइज़ है। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं क्या है। फिर मेरा मज़ा नहीं आ रहा। जैसे तैसे मैंने वो शो ख़त्म किया, अपना बेस्ट दिया, मैं वापस आया, होटल आए हम लोग। तो मैंने बोला क्या सरप्राइज़ है? तो रात के 1 बज रहे थे, तो कहते 2:30 बजे रहमान सर ने घर पे बुलाया, ये सरप्राइज़ है। ओहो। तो हम रात को घर गए, सर ने बुलाया, और
मैं अपनी पूरी टीम ले गया, 10-15 लोग सारे, आज फ़ोटो कराएंगे, कपड़े कपड़े चेंज किए, जैकेटें वैकेटें पहनी हमने, बाल वाल सेट किए। तो सर ने सबको बिठा दिया अपने बाहर एरिया में और कहते यो यू कम विद मी इनसाइड। तो मुझे अंदर स्टूडियो में ले गए और तब उनसे जो बातें हुई, वो इंसान जो दुनिया समझती है कि बोलता ही नहीं है, वो 1 घंटा इतना कुछ बोले अबाउट म्यूज़िक, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। और मैं सिर्फ उनको देखे जा रहा था और वो 1-1.5 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चल रहा, वो बोलते रहे। तो मुझे लगता है कि उनकी मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब मैं भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बोलता हूँ, या जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ बोलता हूँ। तो और बाकी सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, मुझे लगता है कि म्यूज़िक की तरफ जो उनका प्यार है और जो म्यूज़िक के लिए जो मेरा प्यार है वो भी उतना ही शिद्दत से है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और उनके गानों में भी अगर आप ये कहें कि रहमान सर को देख के कि रहमान सर नॉटी नहीं है, तो रहमान सर के नॉटी गाने भी बहुत सारे हैं। तो रुकमनी शादी के बाद का क्या हुआ, और भी बहुत कुछ, इश्क भी बहुत है उनके गानों में, उनकी म्यूज़िक में सुनाई देता है वो। और उनकी अगर आपने उनको पूजा है मेरी तरह, तो आपको उनकी पर्सनालिटी मिलने से पहले ही पता लग जाएगी कि सर के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, जो लोगों ने उनके ना बोलने की आदत की वजह से शायद कम जाने, लेकिन उनमें बहुत सारे कलर्स हैं। आई थिंक सिमिलर आपके साथ भी हुआ था। इतने टाइम तक आपने इंटरव्यूज नहीं दिए, लोगों ने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, बस 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 वो जान ही नहीं पाए कि शायद आपके कौन से डिफरेंट शेड्स हैं। जैसे मेरे लिए तो आप एक रॉक स्टार हो, आप एक सिंगर हो, आप एक रैपर हो, आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, बट आपकी ना कुछ जो अब आप रीसेंट इंटरव्यूज देने लग गए हो, वो देख के लगता है कि आप एक फिलोसोफर भी हो, क्योंकि आपको लाइफ का सार या तो समझ आ चुका है। और अगर ऐसा है देन वी वुड लव टू आस्क यू, फॉर यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? वही है कि ज़िंदगी बचपन से ही समझ लीजिए, जिस हालातों में हम लोग बड़े हो रहे थे, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, वो करमपुरा वेस्ट दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह है, जो अब एक बहुत डेवलप जगह बन चुकी है, लेकिन पहले नहीं थी। तो वो जगह, वो सड़कें इंसान को सब सिखा देती हैं, और पहली बात ये समझा देती है कि ज़िंदगी मुश्किल है। अगर इसे मुश्किल मानोगे तो और मुश्किल होती जाएगी, अगर इसे मशूका मान लोगे तो ये प्यार करेगी। तो ये चीज़ छोटी उम्र में समझ ली थी, तकलीफ़ों में बड़े हुए, लेकिन हंसते रहे, गुनगुनाते रहे, मस्ती करते रहे, मजाक करते रहे, लोगों को तंग करते रहे, और भाई ऐसा मैं बचपन से ही था। तो ज़िंदगी यहाँ तक पहुँच गई, और मैं कभी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए नहीं, तो लोगों को मेरा अंदर पर्सपेक्टिव नहीं पता था। लेकिन मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसके अंदर जो मैं हूँ एक्चुअली में, उन लोगों ने 1.5 साल मुझे फिल्म किया है, शूट किया है, और वर्ल्ड वाइड मेरे साथ घूमे हैं वो लोग। और कई सारे ऐसे सवाल उन्होंने पूछे हैं जो हर इंसान शायद मुझसे पूछना चाहता होगा, और कई सारे ऐसे जवाब हैं जो मैं देना चाहता हूँ जिसके सवाल ही नहीं मुझसे आज तक पूछे गए। तो वो सब कुछ है उसमें। आई थिंक लोगों को देख के वो समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ। वो तो गाने तो एक किरदार हैं जो मैंने एक इमेजिनेशंस बनाई, कि एक ऐसा सा लड़का प्यार करेगा तो क्या करेगा, एक ऐसा सा लड़का मस्ती करेगा तो क्या करेगा, ऐसा सा लड़का दारू पी के क्लब जाएगा तो क्या करेगा। तो वो एक अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो मैंने अपनाए और बहरूपिये की तरह उसको निभा दिए। तो लोगों ने लगा हनी सिंह ऐसा ही है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री में पता चलेगा एक्चुअली कि मैं क्या हूँ। और सारे लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, वो एडिट चल रहा है उसका। 200 लैंग्वेजेस में डब होनी है वो। ओह वाओ। किसी को नहीं छोड़ना, सब देखेंगे। नेटफ्लिक्स वाला चाहते हैं सब देखें। मैं चलो ठीक है, मेरा तो फोकस शुरू से लेके आज तक मेरी हिंदुस्तानी आवाम ही है, क्योंकि 150 करोड़ लोग हो गए हम लोग, और अगर यही लोग घर के लोग ही जान लें तो वही बहुत है, बाहर वाले जाने ना जाने उनको परवाह नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि घर वाले लोग भी शायद रियल यो हनी सिंह को नहीं जानते? आवाम बहुत है ना। अभी हम परसेंटेज देखें तो कितने लोग हैं जो टेलीविजन एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो उसमें म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो हनी सिंह का नाम जानते हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। सो मेरा फोकस है कि 150 करोड़ लोगों को पता चले कि इंसान कौन है, भले जिसको मेरे म्यूज़िक के बारे में नहीं भी पता, उसके बाद में शायद मेरा म्यूज़िक जाए, मेरे म्यूज़िक की तरफ जाए कि अच्छा इसका म्यूज़िक कैसा है ये बताओ, अच्छा इसने ये चीज़ ऐसे बनाई, ये चीज़ वैसे बनाई। तो ये है। एक चीज बताओ, आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? मतलब मेरे को मेरा आंसर पता है, मैं तो बड़ी हुई हूँ गाने सुनते सुनते, बट पता नहीं, अपने आप ही है सब कुछ है। जो ये चीज़ आप कर नहीं सकते, ये अपने आप होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि
बस पानी में कूद जाना चाहिए और अपनी बॉडी को छोड़ देना